नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक व्यक्ति के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं, जिस घटना की वजह से उस व्यक्ति का जो पूरा का पूरा परिवार था ना, वो तहस नहस हो गया। उसका पूरा की पूरा जो घर था, मतलब कि जो उसकी हवेली थी, वो वीरान खंडर और भूतिया बन गई। वो आदमी खुद इस दुनिया से गायब होकर भूतिया दुनिया में पहुंच गया। सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा। कहानी को ध्यान से सुनिए आप भी और तुम भी, बहुत मज़ा आएगा। तो एक्चुअली ये घटना की शुरुआत तो विजय नाम के लड़के के साथ होती है, लेकिन डायरेक्टली हम विजय के ऊपर जंप करके नहीं जाएंगे। थोड़े से मसाले को समझते हैं कहानी के, तब जाके असल कहानी में मज़ा आएगा। तो एक व्यक्ति थे, महाराष्ट्र के चिपलुन नाम की जगह में एक साधारण से व्यक्ति रहा करते थे, जिनका नाम था मनोहर। मनोहर को ना साइकिल चलाना बड़ा पसंद था। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, लगभग तुम ये पकड़ लो, मैं लगभग 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 60-65 साल पहले की बात। तो मनोहर नाम के इन व्यक्ति को ना साइकिल चलाने का बड़ा शौक था। उस समय ट्रांसपोर्ट वगैरह इतने होते नहीं थे, तो लोग अपनी साइकिल ही उठाते थे। जिनके पास है, जिनके पास बैलगाड़ी हो बैलगाड़ी, और बहुत दूर दराज का सफ़र तय किया करते थे। अब वो सफ़र किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, चाहे कुछ बिजनेस के चलते या जॉब के चलते या ऐसे घूमने जाने के चलते, लोग साइकिल से बहुत सफ़र किया करते थे। तो ऐसा है कि एक दिन की बात है, ये अपने चिपलुन से खराड़ नाम की जगह जा रहे थे। किसी कारणवश, कोई भी कारण रहा होगा, इनकी उम्र उस समय रही होगी यही कोई 20-21 साल के आसपास की। मस्त से जा रहे थे और रास्ते में ना इनको एक जंगल टाइप का इलाका मिला। इस जंगल टाइप के इलाके में इनको एक बहुत आलीशान हवेली दिखाई दी। ये इस रास्ते में पहली बार सफ़र कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने पहली बार इतनी आलीशान इस हवेली को इस रास्ते में देख के पूरे दंग रह गए कि यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग हवेली दिखाई दे रही है, मतलब बहुत यूनिक है। इतना अमीर कौन होगा जिसने इतना बड़ा कुछ बनाया है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कोई अंग्रेज़ की तो समझ में नहीं आ रही है, किसकी होगी किसकी नहीं, वो समझ नहीं पाए। देखते ही रह गए, मंत्रमुग्ध हो गए कि उतने में उस हवेली के सामने से ना एक औरत जाती हुई इनको दिखाई दी। ये औरत की उम्र अच्छी खासी थी, यही कोई 65-70 साल के आसपास की। वो औरत ने अपने सर में सब्जियों का थैला रखी हुई थी और उसको पकड़ के एक दूसरे रास्ते में जा रही थी। तो इन्होंने उस औरत को रोकी, अरे अरे रुकिए रुकिए आंटी जी, मुझे आपसे इस जगह के बारे में पूछना है, ये हवेली किसकी है? मुझे ना ऐसी चीज़ों के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, आप बता सकती हो क्या? बोलती नहीं नहीं बेटा, मुझे ना बहुत लेट हो रहा है, मुझे सब्ज़ी बेचने जाना है शहर में, मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो मुझे जाने दे। ये बोलते नहीं, ये थोड़े से ना रिच फैमिली के थे। बोलते नहीं मुझे तो जानना है। अपने जेब से निकाले लिटरली 5 रुपए। वो ज़माने में 5 रुपए की कीमत बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा। 5 रुपए निकाल के देते हैं, बोलते हैं कि ये पैसे आप रखो, लेकिन मेरे को इस हवेली की कहानी सुनाओ, आप यहीं की मुझे लग रही हो। बोलती है ठीक है, रुक के नहीं सुनाऊंगी, चलते चलते सुनाऊंगी, जहाँ मैं जा रही हूँ उस तरफ चल, और चलते चलते सुनाती हूँ। तो इनको इंटरेस्ट तो था, ये तैयार थे, बोले ठीक है चलो। अपनी साइकिल को ले लिया ऐसा हाथ में और उस औरत के साथ साथ चलते चलते बोलने लगे कि हाँ अब बताओ मुझे उसकी स्टोरी। तो औरत बताती है, तेरी किस्मत बड़ी अच्छी, अगर तुझे कहानियाँ जानने का शौक़ है तो तूने बिल्कुल सही औरत को पकड़ा है, क्योंकि ये हवेली की कहानी मुझसे बहुत क्लोजली जुड़ी हुई है। ये बोलते हैं कि कैसे? आप तो सब्जी बेचने वाली हो और इतनी बड़ी हवेली आपसे कैसी जुड़ी हुई है? ये बोलती है बताती हूँ, सब बताती हूँ। इस हवेली में मैं काम किया करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कुछ किया करती थी। हवेली का पूरा ध्यान रखना मेरे ही ऊपर था। इस हवेली के मालिक विजय राव नाम के व्यक्ति थे, जो कि बहुत पैसे वाले थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक अच्छी पोस्ट में जॉब किया करते थे। ये उनकी खानदानी हवेली थी। उनके परिवार के जितने भी लोग थे वो मुंबई में रहा करते थे, बहुत रिच लोग थे वो भी। तो वो जब कभी भी मुंबई जाया करते थे ना, यहाँ से निकलकर तो मेरे हवाले हवेली छोड़ देते थे, मैं ही संभालती थी। एक दिन की बात है, विजय राव मुझसे क्या कहते हैं कि भाई देखो, मेरा नाम गिरजाबाई है। वो बोलते थे कि गिरजाबाई देखो, मैं जा रहा हूँ मुंबई अपने घर पर, मेरी शादी शायद होने ही वाली है, तो मैं आऊँगा तो बहू को लेकर ही आऊँगा।
तो आप थोड़ा घर का ध्यान रखना, साफ़ सफाई अच्छे से रखना कि नई बहू घर पर आएगी तो देख के उसको अजीब नहीं लगना चाहिए। अपना नाम क्या बहुत है, मुंबई से लेकर अपने गांव तक। ये बोलती है अरे चिंता मत करो, मैं पूरा साफ़ सफाई करके रखूँगी और बहुत बधाई हो आपको शादी के लिए। ये मुंबई गए हैं, मुंबई से बढ़िया शादी की है और लौटे हैं यहाँ पर। एक सुंदर सी लड़की ब्याह कर अपने घर पर लेकर आए। मैं उसको देखी तो देखती रह गई। बोले मुंबई की लड़की है बड़ी सुंदर। उसका नाम था दिव्या। दिव्या जैसा नाम वैसा काम, बिल्कुल अच्छे अच्छे काम किया करती थी और मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव भी था उसको। मुझे हमेशा गिरजाबाई ये खा लो, गिरजाबाई वो कर लो, ऐसा अच्छे से प्यार से बात किया करती थी। लेकिन बेचारी ना अंदर से बहुत टूट रही थी। ये बोलते हैं कि क्यों टूट रही थी। वो बताती है कि दरअसल जो विजय राव थे ना, वो अपने घर पर नहीं रहा करते थे, दिव्या को छोड़ देते थे। 3-3 4-4 दिन तक जहाँ पर वो नौकरी किया करते थे उस जगह पर रहते थे और सिर्फ 2 दिन के लिए, शनिवार रविवार के लिए छुट्टी मनाने के लिए यहाँ पर आया करते थे। तो पत्नी मुंबई से शादी करके आई और इस छोटे से गांव में टूट रही है। विजय राव तो अपने एक बड़े गांव में प्रॉपर जॉब कर रहे हैं। फिर एक दिन हुआ, मैंने दिव्या को बोली कि एक काम करो, तुम भी चले जाओ ना मालिक के साथ, चले जाओ, कभी कभी आ जाया करो। तो दिव्या ने मालिक से बोली और मालिक मान गए। दिव्या को लेकर गए अपने उस गांव में जहाँ पर उनकी जॉब थी। वहाँ पर इतने बड़े घर में नहीं, लेकिन छोटे घर में रहते थे। वहाँ पर भी अकेले ही वाला सीन था। लेकिन वहाँ पे ना खाने पानी का सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। दिव्या जब उनके साथ वहाँ पर रहने लगी तो दिव्या को हो गई बीमारी। लोग बोलते थे कि कुछ निमोनिया करके उसको हो गया। उसका बहुत इलाज कराए वहाँ पे, लेकिन वो टूटने लगी अंदर से। वहाँ के डॉक्टर्स ने कह दिए कि इन्हें पुणे लेकर जाना पड़ेगा, बड़े शहर में, वहीं पर इलाज हो सकता है। लेकिन दिव्या जिद पे अड़ गई कि मैं नहीं जाऊंगी पुणे, ना ही मुंबई जाऊंगी, मैं रहूंगी तो यहीं पर और यहीं पर मेरा इलाज होगा। पता नहीं क्यों उन्होंने ये जिद पकड़ी थी। एक दिन ऐसा आ गया, वो अपने बिल्कुल मृत्यु की सेज थी उसमें पहुंच गई और आखिरी सांस लेते हुए उन्होंने विजय राव से कहा कि विजय, मैं जा रही हूँ, अलविदा, मुझसे एक वादा करो। विजय ने टूटते हुए बोला क्या वादा चाहिए। बोलती है मेरे मरने के बाद कोई शादी मत करना, हमेशा अकेले रहना मेरी यादों के साथ में। विजय राव ने अपने दिल पे पत्थर रख के बोल दिए वादा करता हूँ, तुम्हारे मरने के बाद मैं शादी तो क्या किसी दूसरी पराई लड़की को देखूंगा भी नहीं। उन्होंने ये बोले हैं और दिव्या ने एक स्माइल के साथ अपनी आखिरी सांसें ली और ख़त्म हो गई। लेकिन जब विजय राव यहाँ पर आए तो मुझे बहुत टूटे हुए मिले। मैंने उनको बहुत समझाई, बहुत बहलाई फुसलाई। उन्होंने भी समझे कि दुनिया है, चलती रहेगी। फिर लगभग 3-4 महीने बाद वो मुझसे बोलते हैं कि मैं मुंबई फिर से जा रहा हूँ किसी काम से, आप ये 50 रुपये रखो, जब आऊँगा तो आपको काम पे वापस बुला लूँगा। वो चले गए और लगभग 1 महीने बाद वापस आए। मेरे को अचानक से बुलाए मेरे घर पर आकर कि चलो चलो हवेली में, मुझे आपको किसी से मिलाना है। मैं खुश होकर गई कि कौन है, मुंबई से कोई आए क्या। तो मैंने क्या देखी, एक और सुंदर सी लड़की आई है जो विजय मालिक की पत्नी थी, दूसरी पत्नी। मैंने पूछी कि क्या नाम है आपका। ये भी बहुत सुंदर थी। उसने अपना नाम आरती बताई। वो मुझे गिरजा दीदी करके बोला करती थी। अब मैंने भी उसके साथ एडजस्ट कर ली। लेकिन विजय मालिक तो उसको भी वहीं पर छोड़कर अपनी नौकरी शहर पर जाया करते थे। फिर वो भी टूटने लगी। मैंने बोली कि आप भी जाओ, दिव्या जी तो गई हुई थी। उसने भी बात करी, लेकिन मालिक ने क्या बोल दिया कि दिव्या के साथ वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ था, तुम तो और भी ज़्यादा नाजुक हो, मैं तुमको बिल्कुल लेकर नहीं जाऊँगा। तुमको घुड़सवारी भी नहीं आती है, घोड़े से जाना पड़ता है इतनी दूर, मेरे पीछे बैठ के कैसे जाओगी, बहुत दूर है भाई वो जगह, लगभग 60-70 किलोमीटर पड़ जाता है। ये बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो नहीं जाऊँगी, लेकिन आप जल्दी जल्दी आया करिए मुझसे मिलने। वो आने लगे, लेकिन फिर ऐसा है कि उनको एक काम बहुत हैवी मिल गया। तो उन्होंने बोले कि मैं 1 महीने बाद आऊँगा। वो चले गए। उनको गए हुए 10 दिन नहीं हुए हैं कि एक रात को आरती अपने कमरे में अंदर बढ़िया सो रही थी। हॉल से उनको किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ये घबरा गई कि इतनी रात गए, हमारी हवेली के हॉल में कौन हंस रहा है। कोई औरत की आवाज़ थी। वो उठ के गई, हॉल में देखी, इधर उधर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक से आभास हुआ कि एक तस्वीर से हंसने की आवाज़ आ रही है। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि दिव्या जी की तस्वीर थी।
दरअसल मालिक दिव्या जी को शादी के बाद भी अपने दिल से निकाल नहीं पाए थे, तो उनकी एक बड़ी सी तस्वीर हॉल में लगा कर रखे थे। उसमें माला चढ़ाया करते थे वो, जब भी मौका मिलता था। उसी तस्वीर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। तो ये आरती ने देखी तो देखती रह गई कि ये तो सिर्फ तस्वीर है दिव्या की, इसे हंसने की आवाज़ कैसे आ सकती है। उसने सोची कि यार मैंने दिन भर से बहुत काम की हूँ, तो दिमाग में कुछ भी भर गया, मैं जाती हूँ, इग्नोर करती हूँ, सोती हूँ। वो सोने के लिए क्या गई है, वो हंसने की आवाज़ और बढ़ने लगी। घबरा कर उसने तकिया वकिया उठाई और कान बंद करने लगी। लेकिन हंसने की आवाज़ के बढ़के के साथ साथ अचानक से आरती के बेड के नीचे से दो हाथ निकले बड़े डरावने से, और उसके पैर को जोर से पकड़े और खींच के पलंग के नीचे लेके जाने लगे। इसने जैसे तैसे करके वो हाथों से अपने पैर छुड़ाई है और सीधे अपने पूजा वाले कमरे में भाग कर गई, और हनुमान चालीसा पढ़ते 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 भगवान जी के सामने ही सो गई। अगला दिन निकला, मैं काम पर आई तो आरती ने मुझे पूरी बात बताई। मैंने आरती को बोली कि अरे छोड़ो ना, आपका वहम होगा। ऐसे कैसे, दिव्या जी को मरे हुए तो काफ़ी समय हो गया है, उनकी तस्वीर से ऐसे हंसने की आवाज़ थोड़ी आ सकती है। उन्होंने भी समझा कि ठीक है, हो सकता है वहम होगा, कोई बुरा सपना होगा, जाने देती हूँ। ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत गए। फिर चौथी रात आई, अमावस्या की रात थी। ये सो रही थी अपने कमरे में, इनको सपने में दिव्या जी दिखाई दी। बोली कि देख, मेरे पति ने जो किया वो तो किया, बहुत गलत किया है उसने, लेकिन तू गलत का साथ मत दे। मेरे पति ने मेरी कसम खाई थी कि वो किसी पराई लड़की की तरफ पलट कर भी नहीं देखेगा। वो ब्याह कर तुझे मेरे घर पर लेकर आया है। तू सलामती चाहती है मेरे पति की और तेरी, तो अभी के अभी छोड़कर मेरे घर को यहाँ से निकल जा। और ऐसा उसने सपने में बोली दिव्या ने, और ये घबरा कर आरती उठी। बोली ये कैसा सपना है। पूरी रात वो सो नहीं पाई। उनको पूरी रात, उस रात भी अपने हॉल से हंसने की, चीखने की, रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो भाग के गई फिर से पूजा वाले रूम में। अगले दिन मैं आई तो मुझे फिर से बताई। मैंने बोली कि अरे आप छोड़ो ना, आप ज़्यादा ही माइंड करती हो ऐसा, इसलिए आपको ऐसा महसूस होता है। आप पूरा इग्नोर कर दो, सब ठीक है, कुछ नहीं है। लेकिन उस रात मुझसे बहुत ज़बरदस्ती करके आरती ने पूरी कहानी जानी कि दिव्या और विजय की क्या कहानी थी, क्या प्रेम कहानी थी इनकी, जो मुझे ऐसा ऐसा आभास होता है। तो मैंने सारी बात बताई। मैंने बताई कि विजय ने कसम खाए थे दिव्या के सामने कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन वो ऐसे बोल दिए थे, मर रही थी ना बेचारी, तो कसम खाने, मतलब दिल रखने के लिए बोल दिए थे। वो आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं, आप चिंता मत करो। लेकिन आरती जी के मन में उसी समय से एक डर बैठ गया। पता नहीं उस रात के बाद से आरती जी को क्या हुआ, बड़ी डरी डरी सी रहने लगी, घबराई घबराई सी रहती थी। अब विजय जी, उनके पति तो थे नहीं, बाहर गए हुए थे, 1 महीने बाद लौटने वाले थे। मैं जब भी उनसे पूछती तो बोल देती नहीं 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 नहीं, सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। फिर साला एक रात की बात है, 7-8 दिन हुए होंगे, बहुत कमज़ोर सी भी हो गई थी वो देखने में। रात में मैं खाना बनाकर हवेली से निकल ही रही थी। मेरा पति मुझे लेने के लिए बाहर की तरफ आया हुआ था। हवेली के अंदर से मुझे आरती जी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं और मेरा पति गणेश भागते हुए हवेली के अंदर गए। आरती के कमरे में पहुंचे तो क्या पाए कि आरती एक रस्सी से खुद का ही गला, समझ रहे हो ना क्या कर रही है, खुश करने की कोशिश कर रही हाँ, खुद को खुश करने की कोशिश कर रही है, ऐसा खींच के, रस्सी पकड़ के, ऐसा खींच के, ऐसे ऐसा करके, ऐसे ऐसा करके। मैं और गणेश गए, उसको छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं दुबली पतली आरती के शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि मेरा हट्टा कट्टा पति और मैं, इतना काम धंधा करने वाली औरत, उसको छुड़वा नहीं पाए। और वहीं पर आरती की मृत्यु हो गई। हमारा दिमाग खराब हो गया कि साला सब कुछ अच्छा था, फटाफट चिट्ठी लिखो, विजय जी को चिट्ठी लिखो। हमने विजय जी को चिट्ठी लिखे, चिट्ठी पहुंचाए हैं वहाँ पे। विजय जी आए हैं। विजय जी के आने के बाद सब हुआ, मतलब पुलिस वुलिस भी आई, सब तहकीकात हुआ। विजय जी एकदम गम में चले गए। लेकिन फिर से मैंने उनको समझाई, ज़िंदगी है, अच्छी चलती रहेगी, आप टेंशन मत लो, सब अच्छा हो जाएगा, आगे कंटिन्यू रहेगा सब कुछ। फिर विजय जी वहाँ पर कम रहने लगे, हवेली में ही ज़्यादा। एक दिन विजय जी ने फिर से बोले कि मैं अपने उस दूसरे गांव में जा रहा हूँ जहाँ पर मेरी नौकरी है, मैं 10-12 दिन बाद लौटूंगा, मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है, आप यहीं पर काम करो। मैंने बोली ठीक है। मैं भी रोज़ सुबह आती और शाम को फटाफट काम करके यहाँ से निकल जाती। लेकिन एक शाम की बात है, मैं काम करके यहाँ से निकलने ही वाली थी कि मुझे भी हॉल से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी।
उसी समय मुझे आभास हुआ कि आरती जो कुछ भी बोलती थी वो झूठ नहीं था। मैं तस्वीर के पास गई। वो आवाज़ बहुत क्लियरली तस्वीर से ही आ रही थी। मैं तस्वीर को देख ही रही थी कि पूरे हॉल में ये आवाज़ गूंजने लगी कि विजय ने तेरे कारण ही दूसरी शादी किया था, तूने ही उसे बहलाई फुसलाई थी। अगर तीसरी शादी भी कर लिया ना तो मैं तुझे और तेरे पति को छोड़ूंगी नहीं। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस तस्वीर से 2 लंबे लंबे खतरनाक हाथ निकले और मेरा गला दबा के हवा में उठाने लगे। लेकिन मैंने जोर जोर से बजरंगबली का नाम पढ़ी, जोर जोर से हनुमान चालीसा जपी। वो हाथ को जैसे तैसे करके छुड़ाई हूं और गिरते पड़ते भागी हूं। घर जाकर मैंने अपने पति गणेश को पूरी बात बताई। गणेश ने बोला बहुत हो गया, अगर वो आत्मा गांव में बाहर आ गई तो सब हमको बोलेंगे कि हमको पता था, हमने पहले क्यों नहीं दुनिया वालों के सामने लेके आए। चलो चलते हैं, विजय जी जहां पर जॉब करते हैं वो गांव में चलते हैं, उनके बारे में पता करते हैं, उनको मिलकर सब कुछ बताएंगे। चिट्ठी फिट्टी लिखने का ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। हम लोगों ने रातों रात ही एक बैलगाड़ी का अरेंजमेंट किए। हम पहुंच गए सुबह होते होते तक वो विजय जी का वो जो गांव था वहां पर गए तो पता चला कि विजय जी तो छुट्टी में है, ना जाने कहाँ चले गए हैं। हमारे पास मुंबई का उनका घर का एड्रेस था, वहां पे चिट्ठी लिखे, वहां से चिट्ठी रिटर्न आई कि विजय जी मुंबई में भी नहीं है। विजय जी ना अपनी जॉब वाले गांव में थे, ना अपनी हवेली में, ना ही मुंबई वाले घर में। तो विजय जी कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। धीरे 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 करके बहुत समय बीत गया, ना ही विजय जी लौटे और ना ही उनकी कोई खबर आई। धीरे धीरे करके मैंने भी उस हवेली में काम करना छोड़ दी और समय के साथ वो हवेली वीरान, बंजर और खंडर हो गई। हाँ, लेकिन आज भी रात के 10 बजे के बाद उस हवेली के आसपास जाओ ना तो लोग कहते हैं कि दिव्या की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। ये कहानी को हमारे गांव का बच्चा बच्चा भी जानता है, अब तुम भी जानते हो। ये बोली कि हाँ सचमुच में आपने बहुत इंटरेस्टिंग मुझे जानकारी दी हो। अच्छा चलो अब मैं निकलता हूँ, मुझे भी खराड़ के लिए निकलना है और आपको भी अपनी सब्जी बेचने का टाइम हो रहा होगा। जल्दी जल्दी अपनी अपनी जगह निकलते हैं। थैंक यू, कभी मौका मिले तो ज़रूर मिलेंगे। ऐसा बोल के मनोहर जी अपनी साइकिल में बैठे और अपने खराड़ गांव के लिए निकल पड़े और वो भी थोड़ी रफ्तार से सब्जी बेचने के लिए बाजू वाले शहर की तरफ निकल पड़ी। ऐसी हुई ये पूरी पूरी कहानी। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मनोहर जी ने अपने पोते आर्या को दी और आर्या ने इंस्टाग्राम पर हमें लिख कर भेजा। अब मनोहर जी तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन आर्या को ये पूरी कहानी मुंह जुबानी पता है। अभी आर्या और आर्या के मम्मी पापा वगैरह सब लोग सतारा शहर में रहते हैं और वहीं पर अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं। खैर उम्मीद करते हैं कि आज की इस घटना की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ